हम पढ़ते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपैथेटिक के कौन से रिसेप्टर्स होते हैं और पैरासिम्पैथेटिक के कौन से होते हैं, ये हम दोनों पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम के कौन से रिसेप्टर्स होते हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि एक न्यूरॉन है, वहाँ से नोरएपिनेफ्रिन आया, आने के बाद उसने एक्ट करना है। सो एक्ट वो वहीं पे करेगा जहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम के क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे। अगर इसका रिसेप्टर नहीं होगा तो नोरएपिनेफ्रिन काम नहीं करेगा। और ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि सिंपैथेटिक सिस्टम के जो रिसेप्टर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ नोरएपिनेफ्रिन को ही जो है ना वो अपना एक्शन शो करेंगे नोरएपिनेफ्रिन के आने से ही। इसके अलावा किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर से उनको हम स्टिमुलेट या उनको एक्टिवेट नहीं कर सकते। सो सिंपैथेटिक सिस्टम के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एड्रेनो रिसेप्टर्स। ठीक है, एड्रेनो रिसेप्टर्स कहते हैं। अब एड्रेनो रिसेप्टर्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड डोपा। ठीक है, डोपामिन जो है वो ज़रा कम जगह पे होता है। ठीक है, कुछ ब्लड वेसल्स रीनल के अंदर होता है, कुछ ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, कुछ स्मूथ मसल सेल्स के अंदर होता है। लेकिन मेनली जो हम बात करते हैं सिंपैथेटिक की, वो अल्फ़ा एंड बीटा रिसेप्टर्स पे की बात करते हैं। अल्फ़ा जो है फर्दर डिवाइड करते हैं अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 से। बीटा जो है वो फर्दर बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ठीक है, ये आपने याद करना है कि कौन कौन से जो हैं इसके रिसेप्टर्स होते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के। ओके जी, अब हम देखते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है। सबसे पहले हमने बात की अल्फ़ा 1 की और अल्फ़ा 2 की। ठीक है, अल्फ़ा 1 है और अल्फ़ा 2 है। जब भी हमने इनके रिसेप्टर्स पढ़ने हैं तो इनके रिसेप्टर्स पढ़ने की इम्पोर्टेंस ये है कि हम इन रिसेप्टर को जो इफेक्टर ऑर्गन पे होते हैं इनको हम इनहिबिट या स्टिमुलेट कर सकते हैं किसी भी तरह से। जैसे अभी हम नोरएपिनेफ्रिन आ रहा है, ठीक है, इसने स्टिमुलेट किया है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम हम ज़्यादा एक्टिवेट कर दें, हम हार्ट रेट को बढ़ा दें। तो हम क्या करेंगे, हम बाहर से कोई ड्रग लाएंगे जो कि इस ड्रग नोरएपिनेफ्रिन की बिल्कुल माइमेटिक होगी, जिनको हम कहेंगे सिंपैथोमाइमेटिक। ठीक है, वो ड्रग आएगी, वो आके इसको स्टिमुलेट कर देगी। स्टिमुलेट ज़्यादा करने से क्या हो जाएगा, उस ऑर्गन का जो भी इफ़ेक्ट है वो हम बढ़ा देंगे। इसी तरह से अगर रिसेप्टर को हम इनहिबिट कर दें, कोई ऐसी ड्रग जो कि एंटागोनिस्ट हम ले आएँ, जिसे हम कहते हैं लिटिक ड्रग कहते हैं, जैसे हम कहते हैं सिंपैथोलिटिक ड्रग अगर हम ले आएँ तो वो इसको इनहिबिट कर देंगे। इसलिए हमारे जो ये रिसेप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनकी लोकेशन पता होगी तो आप इजीली बता सकते हैं कि अल्फ़ा 1 के जो माइमेटिक ड्रग्स हैं वो क्या एक्ट करेंगे, अल्फ़ा 1 के जो इनहिबिटरी या एंटागोनिस्ट ड्रग हैं वो क्या इनहिबिट करेंगे। अब आपने याद रखना है कि जो अल्फ़ा 1 है वो मेनली कहाँ कहाँ पे होता है। एक तो ये इफ़ेक्टर, जितने भी इफ़ेक्टर टिश्यूज़ हैं ना उनमें होता है। ठीक है, अब इफेक्टेड टिश्यूज़ में होता है, स्मूथ मसल्स में होता है और ये ग्लैंड्स में होता है। स्मूथ मसल्स किसके हैं, वेसल्स के। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर था। ठीक है, अब बाहर से नोरएपिनेफ्रिन आया, उसने आके इसको एक्टिवेट कर दिया। अब ये एक्टिवेट तो हो गया, इसने फ़र्दर कैसे काम करना है, फ़र्दर काम करने के लिए आगे मशीनरी होती है। वो मशीनरी जो होती है वो डिफरेंट तरह की होती है। यहाँ पे जो मशीन होती है क्यू का मतलब ये है कि इसने, अगर हम इसको स्टिमुलेट करेंगे तो ये उस ऑर्गन के एक्शन को बढ़ा देगी। जो इसका काम है मेनली सिंपैथेटिक सिस्टम का जो काम है वो इसे स्टिमुलेट करेगी। जैसे अगर हम बात करें कि अल्फ़ा 1 जो है वो वेसल्स भी है। ठीक है, तो ये करेगी वैसो कंस्ट्रक्शन करेगी। अगर हम इसकी ड्रग लाएं, इसको हम स्टिमुलेट करें तो वैसो कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है, इस तरह से। तो क्यू का मतलब ये है कि स्टिमुलेट करेगी, स्टिमुलेटरी काम है इसका। अब इसके अंदर जो हम अगर बात करें कि इसके अंदर सेकंड मैसेंजर कौन सा है, यहाँ पे आया, यहाँ पे मशीन एक्टिवेट हो गई। जैसे ये एक्टिवेट होगी सेकंड मैसेंजर आ जाएंगे, यहाँ से एक नया जो है सेकंड मैसेंजर आ जाएगा। फर्स्ट मैसेंजर कौन था, नोरएपिनेफ्रिन जो लेके आया। ठीक है, अब सेकंड मैसेंजर इसमें कौन से होते हैं, वो होते हैं IP3, जिसे कहते हैं इनओसिट्रेल ट्राइफॉस्फेट होता है। और सेकंड DAG कहते हैं इसको, डाईअसाइलग्लिसरॉल। ठीक है, ये दोनों होते हैं सेकंड मैसेंजर। सेकंड मैसेंजर से जो है फिर फर्दर क्या काम होता है, ये जाके कोई भी ऑर्गन है, ठीक है, कोई भी सेल है, कोई भी ऑर्गन है, उसके अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगी। या स्मूथ मसल की बात कर लें, सपोज करिए स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल में कैल्शियम जब ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसी बात है कॉन्स्ट्रिक्शन होगी। जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड वेसल जो भी या ब्लड वेसल्स है या कहीं भी स्मूथ मसल है तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे। ओके जी, अल्फ़ा 1 जो है वो इफेक्टिव टिश्यूज़ जो है ना, यहाँ आप याद कर लें कि कौन सा होता है।
अगर हम बात करें ब्लैडर की, ठीक है, ब्लैडर का जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है, ब्लैडर का जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर तो हमारे अंडर कंट्रोल होता है ना, जो कि हम कंट्रोल करते हैं, लेकिन इंटरनल स्फिंक्टर जो होते हैं वो कंट्रोल में नहीं होते। तो इंटरनल स्फिंक्टर ब्लैडर के इंटरनल स्फिंक्टर में होगा लोकेटेड ये, ठीक है। जब भी इसकी मतलब स्टिमुलेशन होगी तो इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो क्लोज रहेगा, वो कंस्ट्रिक्ट रहेगा। हमने यही बात की थी कि देयर इज़ नो टाइम इन फाइट एंड फ्लाइट मोड टू यूरिनेट, सो स्फिंक्टर जो है वो क्लोज होगा। स्मूथ मसल की बात की थी, किसकी, वेसल्स की बात की थी। अगर ये वेसल्स की में है तो क्या करेगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन करेगा, वैजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। कैसे, इसी मैकेनिज्म के थ्रू जो है इसने वैजो कंस्ट्रिक्शन करनी है। वैजो कंस्ट्रिक्शन करेगा तो क्या हो जाएगा, बीपी जो है वो बढ़ जाएगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस किसकी, वेसल्स की रेजिस्टेंस। जैसे कोई चीज़ कांस्टेंट करती है तो रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाती है। फिर ये ग्लैंड्स में होता है, उसमें क्या करता है, सिक्रीशन बढ़ाता है। एक और चीज़ याद कर लें कि ये क्या करवाता है, मिडरेसिस करवाता है, मिडरेसिस करवाता है। इट मीन्स कि ये हमारे पीपल्स के जो रेडियल मसल है, रेडियल स्मूथ मसल्स है, उनके अंदर होता है और ये मिडरेसिस करवाता है। आई पीपल की जो है वो डायलेशन करवाता है। तो आपने ये बात है कि ये फैक्टर टिश्यू कौन से, ब्लैडर के इंटरनल स्फिंक्टर को कंट्रोल करता है, स्मूथ मसल्स वेसल्स को कंट्रोल करता है। तो मेनली क्या करवाता है, वैजो, आपने ये चीज़ याद है कि वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाने में इसका रोल है। सेकंड क्या था, मिडरेसिस करवाता है और सिक्रीशन करवाता है। अब हम फर्दर बात करते हैं जी अल्फ़ा 2 की। अल्फ़ा 2 रिसेप्टर जो है मेनली ये नर्व एंडिंग्स पे होता है, ठीक है। ये नर्व है, ठीक है, और ये नर्व एंडिंग पे होता है। यहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन निकला और उसने अपना काम किया, लेकिन इसने क्या करना है, अगर इसको स्टिमुलेट करते हैं, इसका काम ज़रा उल्टा है। कैसे, हमने कहा कि ये GQ है, GQ का मतलब ये इसे स्टिमुलेट करना है अपने एक्शन को। ये GI है, GI का मतलब ये होता है ये इनहिबिटरी एक्ट करता है। अगर इसको हम स्टिमुलेट करते हैं तो उल्टा काम होगा। क्या काम होगा, ये नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज़ को इनहिबिट करती है। मतलब हम ये बात कर रहे हैं कि सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर ही अपना एक ऐसा दुश्मन है जो कि उसको कंट्रोल करता है या उसको अपोज करता है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। सो अल्फ़ा 2 जो है GI रिसेप्टर, GI वाला होता है इसके अंदर सिस्टम, और ये इनहिबिटरी होता है। इसमें कैल्शियम जो है वो कैल्शियम की रिलीज़ को कम करता है और इस तरह से इसका जो काम है वो कम होता है। इसके अलावा ये इनहिबिट करता है इंसुलिन की रिलीज़ को, ठीक है। स्मूथ मसल जो होते हैं पैंक्रियाज के अंदर, वहाँ पे इंसुलिन की रिलीज़ को इनहिबिट करता है। सो आपने इसके दो या काम याद रखने हैं कि एक तो ये GI है, ठीक है, इनहिबिटरी काम है इसका। सेकंड क्या है कि ये जो है ट्रांसमीटर रिलीज़ जहाँ होता है नर्व एंडिंग पे, उसको रिलीज़ को कम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो एक्शन है वो CAMP को कम करना, ठीक है। CAMP मेनली क्या है, CAMP जो है वो मेनली किसी भी जो काम है उसको बढ़ाता है। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है मेनली ये, और ये कैल्शियम को रिलीज़ करवाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्शन को स्टिमुलेटरी एक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये CAMP को कम करता है। ओके जी, फर्दर हम बात करते हैं बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 की। तो आपने ये बात याद रखनी है कि ये सारे स्टिमुलेटरी हैं, ये सारे जिनके काम है वो स्टिमुलेटरी एंड देयर इज़ नो इनहिबिटरी एक्शन, ठीक है। सो अब इनकी हम देखते हैं कि लोकेशन कहाँ पे होती है और ये किस तरह एक्ट करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीटा 1 जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है। बीटा 1 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ड्रग के लिहाज से, आपके फार्माकोलॉजी के लिहाज से। हर जगह आप इसके ड्रग्स देखेंगे, जितनी भी सीवियस के प्रॉब्लम्स होती है हर जगह आपको बीटा 1 के जो है ना वो इसके एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट जो है मिलेंगे। सो बीटा 1 जो है इसका मेनली कहाँ पे होते हैं, ये हार्ट के अंदर। सो बीटा 1 जो है वो हार्ट के अंदर होता है। इसके अलावा जो रीनल के अंदर होता है ये, ठीक है। रीनल के अंदर मेनली कहाँ पे होता है, जस्टा जे जो ना जस्टा ग्लोमेरुलर, ठीक है। ग्लोमेरुलर जो अपेटस होता है वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। अच्छा, जब इसका एक्शन क्या है, क्या काम करना है इसने हार्ट में जाके उसको स्टिमुलेट करना है। सो ये करवाएगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, या हम कहते हैं टैकी कार्डिया करवाता है। सेकंड चीज़ इसने क्या करवानी है कि इसने जो है मायोकार्डियल एक्टिविटी या मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है। फिर इसने जे अपेटस के अंदर जाके इसने क्या करना है, इसने वहाँ पे रेनिन को रिलीज़ करना है, ठीक है। रेनिन रिलीज़ करेगा तो ब्लड प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो ये हार्ट रेट बढ़ाएगा, कॉन्ट्रैक्टिविटी बढ़ाएगा, रेनिन को रिलीज़ करवाएगा। एक और चीज़ ने करनी है, लाइपोलिसिस भी ये करवाता होता है।
तो ये हमारा जो है ना बीटा 1 का काम है। अब अपनी बात याद रखनी है कि हमारे बॉडी के अंदर एक ही दिल है, सो बीटा 1 जो है वो कहाँ पे होता है, हार्ट के अंदर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो है स्टिमुलेटरी है, तो ये कनेक्शन कैसे करता है, ये इंक्रीज़ कराता है CAMP को, ठीक है। ये क्या है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को अगर बढ़ाएगा, सेकेंडरी जो मैसेंजर हमारा है ये करा देगा ज़्यादा, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे जितने भी एक्शन है वो बढ़ जाएंगे। ओके जी, उसके बाद हम बात करते हैं बीटा 2 की। बीटा 2 जो है वो भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो बीटा 2 जो है वो कहाँ कहाँ भी होता है, अपनी बात याद रखनी है कि ये वेसल्स के अंदर भी होता है, ठीक है, वेसल्स के स्मूथ मसल्स के अंदर भी होता है, इसके अलावा कार्डिक के अंदर भी होता है, ये लीवर के अंदर भी होता है ये, और लंग्स के अंदर भी होता है ये। वेसल के अंदर जो है इसे रिलैक्स करना है, तो हम इसे कहते हैं कि ये वैजो डायलेशन करवाता है। अब अपनी बात याद रखनी है कि अल्फ़ा 1 की स्टिमुलेशन होगी तो वो वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, लेकिन बीटा 2 की होगी तो वैजो डायलेशन करवाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अगर वैजो डायलेशन होगी तो हमारी जो वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। कार्डिक की बात करें तो ये हार्ट रेट बढ़ाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, इसका ज़्यादा रोल जो है ना वो बीटा 1 का है, ठीक है, ये भी हार्ट रेट बढ़ा सकता है। लिवर की बात करें तो ये ग्लाइकोजिनोलिसिस करवाएगा, हमें पता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ग्लूकोज हमें चाहिए होगी तो ग्लाइकोजिन की तोड़ फोड़ होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो है जी लंग्स। हमारी बॉडी के अंदर कितने लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं। तो आपने याद रखना है कि बीटा 2 जो है वो लंग्स में है, बीटा 1 जो है मेन वो हार्ट में है। सो बीटा 2 जो है जो लंग्स में है, इसने क्या करवाना है, ब्रोंको डायलेशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी वजह से डायलेशन जो करवाता है, इसकी वजह से हम इसके एगोनिस्ट यूज़ करते हैं एस्दमा में। एस्दमा, COPD जितने भी होते हैं तो लॉन्ग एक्टिंग जो है बीटा एगोनिस्ट यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब हम ड्रग्स यूज़ करते हैं बीटा 1 और बीटा 2 के, तो वो सिलेक्टिव भी होते हैं, वो नॉन सिलेक्टिव भी होते हैं। नॉन सिलेक्टिव का मतलब ये है कि वो बीटा 1 पे भी एक्ट करेंगे, बीटा 2 पे एक्ट करेंगे। अब हमने अगर हार्ट रेट कम करना है, बहुत हार्ट रेट बढ़ गया है और हमने बीटा के एंटागोनिस्ट यूज़ करने हैं और हमने नॉन सिलेक्टिव यूज़ कर लिए हैं। नॉन सिलेक्टिव मतलब स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि हमने ऐसा यूज़ किया जो कि दोनों पे असर कर रहा है, इसको भी इनहिबिट करेगा, इसको भी इनहिबिट करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, तो ब्रोंकोडायलेशन नहीं होगी। इट मीन्स जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, जो COPD के पेशेंट होते हैं, जो भी लंग के प्रॉब्लम के पेशेंट होते हैं, उनको मज़ीद जो है वो डिज़ीज़ एग्रीवेट या फिर मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्रोंकोडायलेशन तो हो नहीं रही। इसलिए हमने बड़ी ही एहतियात से अस्थमा वाले पेशेंट में सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव यूज़ करनी होती हैं, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी एक और चीज़ है कि ये यूट्राइन के अंदर भी होते हैं, ठीक है, बीटा 2 के जो रिसेप्टर्स होते हैं, और यूट्राइन को मेनली क्या करते हैं, इसके स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं बीटा 3। बीटा 3 इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर होते हैं, ठीक है, और ये GS होता है इसका। ये इन सब का काम ये है कि CMP के लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है, सेकेंड मैसेंजर जो है वो बढ़ाएंगे तो वहाँ जाके उनका एक्शन हो जाएगा। अब लास्ट है कि डोपामीन। डोपामीन भी इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने याद रखना कि ये स्मूथ मसल्स होते हैं कुछ वेसल्स के, रीनल के, ठीक है, वहाँ पे होता है। सो ये क्या करता है, ये मेनली रिलैक्स करता है और रीनल वेस्कुलर जो रीनल वेसल्स होती हैं, ठीक है, रीनल वेसल्स होती हैं, इनको थोड़ा सा डायलेट करता है। तो मेन हमने जो पढ़ना है मेनली वो हम पढ़ेंगे अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा में से अल्फ़ा 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीटा में से बीटा 1, बीटा 2 ये 2 इंपॉर्टेंट हैं।